जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज के वीडियो का टॉपिक है गोचर का इस्तेमाल, कि हम गोचर को अपने एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखें, कैसे समझें। क्योंकि बहुत से दर्शक कंफ्यूज होते हैं कि गोचर हमें चार्ट में तो पता लग जाता है कि कहाँ है, मगर गोचर का इस्तेमाल कैसे है वो समझ नहीं आता। पिछली वीडियोस में दर्शकों मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया था कि आप एक चार्ट के साथ दूसरे चार्ट को इकट्ठा रख के या एक चार्ट के ऊपर दूसरे चार्ट को सुपर इंपोज करना सीखो। अब ये जो सुपर इंपोज करने का तरीका है, ये तरीका एक चार्ट लिया, जैसे आपका बर्थ चार्ट है। बर्थ चार्ट के ऊपर गोचर के चार्ट में जहां जहां प्लेनेट है, आप उसको उसी तरीके से डिफरेंट कलर में या डिफरेंट तरह के पेन ले लीजिए, अलग अलग तरह के, मतलब एक लाल का ले लिया, एक हरा का ले लिया, इस तरह करके डिफरेंट कलर में आप उन प्लैनेट्स को लिख सकते हो। ये है एक चार्ट के ऊपर दूसरे चार्ट को सुपर इंपोज करने का तरीका। मगर जो लोग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में उसको कैसे देखना है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको साइमल्टेनियसली आपका राशि चार्ट और गोचर चार्ट नहीं दिखाता। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दोनों चार्ट जब देखने हैं साइमल्टेनियसली तो आपको कैसे समझना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे मेन बात है कि प्रैक्टिकल यूजेज। उसके लिए दर्शकों मैंने सैंपल चार्ट आपके लिए अपना ही लिया, ताकि अपने चार्ट से ही मैं आपको समझा पाऊं उस कॉन्सेप्ट को। और उसके लिए एक मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। उस शेयर से आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चार्ट फिर कैसे रखे जाते हैं। अब आप देखिए दर्शकों, ये है ऊपर का चार्ट है मेरा बर्थ चार्ट, मेरा नेटल चार्ट, प्लैनेट्स आप देख सकते हो। और ये नीचे का चार्ट है, ये है इस समय का लुधियाना का गोचर, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं लुधियाना में रहता हूं, तो ये लुधियाना का इस समय का गोचर है। अब इस गोचर में आप देखोगे कि प्लैनेट्स कहां कहां पड़े हैं, कैसे प्रभाव दे रहे हैं। आपके सामने ये जो चार्ट है ये बना है। शनिदेव कहां है? कैप्रिकॉर्न में है। जुपिटर अभी राशि परिवर्तन करके कहां गए हैं? ये एक्वेरियस में गए हैं। राहु कहां बैठा है? राहु बैठा है आप देखोगे कि टॉरस में। चंद्रमा कहां है? चंद्रमा इस समय गोचर कर रहा है वर्गो में। मंगल है लिब्रा में, और सूर्य, बुध और केतु ये है स्कॉर्पियो में, और शुक्र देवता बैठे हैं सेजिटेरियस में। ये है इस समय का गोचर। अब इस गोचर को इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए दर्शकों आपको सबसे पहले अपने चार्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको बोला था कि नया कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप समझिए। सीधा सीधा गोचर में मत जाइए, गोचर को हम अप्लाई करेंगे मगर थोड़ा सा आराम से। सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी चार्ट होता है। अब जैसे ये मेरा लिब्रा चार्ट है, असेंडेंट मेरा लिब्रा है। अब लिब्रा असेंडेंट में हमारे पास एनर्जी एक्सिस, हम कहते हैं कि राहु केतु हमारा एनर्जी एक्सिस है। सबसे पहले तो आप उसे देखिए कि वो कहां पड़ा है। एनर्जी एक्सिस आप देखिए 511 में पड़ा है। और जब ये 511 में पड़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 511 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये 511 में मेरे पंचम भाव में केतु महाराज हैं और एक्वेरियस यानी कि कुंभ में राहु चंद्रमा के साथ है। अब यहां पर आपको अपने एनर्जी का मैं आज एक और एक्सिस के बारे में बताऊंगा। और वो एनर्जी एक्सिस कौन सा है? वो एनर्जी एक्सिस है दर्शकों सूर्य और शनि का। देखिए, अब ये जो दो एनर्जी एक्सिस की मैंने बात बोली है, अब ये दो एनर्जी एक्सिस का
मीनिंग अब मैं आपको या उसका मतलब क्या है ये समझाता हूं। देखिए, राहु केतु का एनर्जी एक्सेस आपके काल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा काल? जो हमें जीवन के बाद मिलता है। मगर सूर्य और शनि ये हमारी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि सूर्य को हम कहते हैं आत्मा है, और शनि क्या है? शनि हमारा काल है। जब शनि हमारा काल है तो हम कहते हैं कि जो हमारा टाइम का जोन है, या जिस जोन में हम जीने के लिए आते हैं, सूर्य से शुरू होता है और शनि पे समाप्त हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये हमारा कालखंड है। मगर ये कालखंड हमारा फिक्स एनर्जी का एक पार्ट है। सूर्य आत्मा की एनर्जी, और साथ में यहां पर दूसरी एनर्जी है, वो है शनि की एनर्जी, जिसे हम कार्मिक एनर्जी कह सकते हैं। मगर ये कार्मिक के साथ साथ ये काल भी है। अब इन दोनों एनर्जी को, अब इसमें राहु और केतु को आप समझ लीजिए। केतु क्या है? केतु आपके पास्ट की चीजें हैं, जो पास्ट से आपके पास आ रही हैं, और राहु आपका फ्यूचर है, जो फ्यूचर में आप करना चाहते हो या कर सकते हो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। अब इन चारों तरह की एनर्जी को आपको यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए आपके पास जो ड्राइविंग टूल है, वो ड्राइविंग टूल है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, वो इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखिए, जैसे मेरे चार्ट में ही आप समझिए, चंद्रमा ड्राइविंग टूल है, और मेरी एनर्जीज कहां कहां पड़ी हैं आप देख सकते हो। सूर्य देवता बैठे हैं मेरे द्वादश भाव में, मगर यहां पर राशि कौन सी होती है? ये वर्गों की राशि, यानी कि कन्या की राशि। मतलब कन्या राशि में द्वादश भाव में सूर्य बैठे। अब चंद्रमा के लिए अगर उसको यूज करना है सूर्य की एनर्जी को, तो सूर्य तो उसके गेन के हाउस में बैठा है। तो सूर्य को या सूर्य की एनर्जी के साथ अगर मैं कोई भी काम करता हूं, यानी कि आत्मा की डायरेक्शन में, अब ये क्या है? देखिए, ये आगे की डायरेक्शन है, क्योंकि यहां पर ये सेकंड भाव है। तो सूर्य की डायरेक्शन में अगर मैं कोई आत्मा का काम करता हूं, तो ये तो गेन का काम हो गया। और सूर्य सब शास्त्रों का ज्ञाता भी है। सो अगर मैं शास्त्रों का काम करूंगा, तो मेरे लिए गेन का सब्जेक्ट है ये। तो सूर्य की डायरेक्शन को अगर मेरे चंद्रमा, यानी कि मेरा मन उस रिसोर्स की तरफ, उस डायरेक्शन में जाता है, तो उसका प्रभाव अच्छा ही होगा। अब आप देखिए, दूसरा इसका छोर कहां पड़ा है, क्योंकि ये जोन है, और ये जो जोन होता है ना, जोन को जोन के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। जब हम जोन को जोन के हिसाब से लेंगे, तो ये क्या होगा? क्योंकि सूर्य से जोन शुरू होगा और शनि पे वो समाप्त हो जाएगा। ये हमारी बाउंड्री है टाइम की, कि हमारे पास यही कालखंड है। क्योंकि आत्मा का मतलब हमारा जन्म, और शनि का मतलब हमारे उस कालखंड का एंड। और शनि मेरा कहां पड़ा है? शनि देखिए, सूर्य से ही डायरेक्शन में आगे चलिए, प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव, यानी कि मेरे चंद्रमा से ये पंचम भाव में शनि पड़ा है। मगर अगर हम सूर्य और शनि के रिलेशन को देखेंगे, तो यहां पर ये रिलेशन 1, 2, 3 और 4, ये फोर्थ हाउस में है। अगर मैं आत्मा के रास्ते शास्त्रों का काम करता हूं, तो यहां से, क्योंकि कर्म है और साथ में उसको मैं कर्म के रूप में लेता हूं, तो वो मेरे को सुख देगा, क्योंकि सूर्य से शनि सुख स्थान में है, उस कर्म से सुख मिलेगा। अब आप देखिए, एनर्जी को समझना आपके लिए किस तरह रिलेशन आपको बनाना है, ये है आपके एनर्जी का रिलेशनशिप। अब यहीं से आप दूसरे रिलेशनशिप को समझिए। अब आप देखिए, चंद्रमा से, अब राहु केतु के रिलेशन को समझ लीजिए। चंद्रमा से राहु कहां पड़ा है? ना सॉरी, केतु
केतु सप्तम में, वहां से 7वें भाव में, यानी कि शक्ति स्थान में। आत्मा की शक्ति कहीं ना कहीं पास्ट में पड़ी है, मगर भाव कौन सा है? ये मेरे चार्ट का संतान भाव है, यानी कि संतान में या संतान भाव में या संतान के कॉन्सेप्ट के जो उससे उपजी हुई जो पास्ट की चीजें हैं, मन वहां से शक्ति लेगा। और ये केतु है, वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैं आज हूं अपने पास्ट की वजह से ही हूं। तो वहां पर तो मैं स्टकअप फील करूंगा ही, क्योंकि शक्ति है। शक्ति जहां पड़ी है, क्योंकि शक्ति लेकर ही आप पैदा होते हो, शक्ति के बिना तो आप चल ही नहीं सकोगे। मगर आप देखिए, अब ये अगर आप इस रिलेशनशिप को समझोगे, अगर मैं आत्मा का बात करूंगा तो आत्मा से ये 6ठे भाव में है। अगर हम शनि की बात करेंगे तो शनि से ये 3य भाव में है। ये दोनों रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। सो इन ए वे, वैसे भी ऋषि कहते हैं कि केतु का मतलब है कि उस चीज को समझकर उस चीज से अनअटैच हो जाना। अब दर्शकों, कुछ वीडियोस में मैंने केतु की अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। उसको आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूं। जब हम बात करते हैं कि शास्त्रों में कहा है कि केतु हमें डिटैचमेंट देता है, तो डिटैचमेंट का तो अर्थ ही ये होता है कि पहले अटैचमेंट होगी, फिर उस अटैचमेंट को छोड़ने का रास्ता बनेगा। बट केतु के इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट में अगर हम अनअटैचमेंट को समझ लें, देखो डिटैचमेंट तो कहीं ना कहीं हम कुछ कर्म करेंगे, कोई अच्छा या बुरा कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म के तो दो ही एस्पेक्ट होते हैं कि या कर्म अच्छा होगा या कर्म अच्छा नहीं होगा। जब हम कर्म करेंगे तो अच्छा या ना अच्छा उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अगर हम उस भाव के साथ अनअटैच हो जाएं, उसे अपने कार्मिक जोन से बाहर निकाल दें, ये तरीका क्या है? इसे बोला जाता है, ये वो सेंटरिंग है जो हम टाइम जोन से सीखते हैं। केतु आपका पास्ट है, पास्ट को तो आप दोबारा जी नहीं सकते, पास्ट को तो हमें सिर्फ समझना है। पास्ट को समझ के उससे जो नॉलेज, जो ज्ञान आपको मिला है, उस नॉलेज ज्ञान का आप इस्तेमाल करो, मगर प्रेजेंट में रहो, और उसी प्रेजेंट में रहकर आप फ्यूचरिस्टिक एंगल के साथ एक काम करो। सो यहां पर ना आपको अटैचमेंट लेनी है, ना ही डिटैचमेंट तक जाना है, आप अनअटैच हो जाओ। और ये जो तरीका है, ये भगवान कृष्ण का रास्ता है। भगवान कृष्ण का रास्ता, हम कहते हैं भगवान कृष्ण मायापति विष्णु के अवतार हैं, तो माया तो उनके साथ होगी, मगर वो ही माया और लीला के भेद को समझाते हैं। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को, माया और लीला क्या है, ये आपको समझाया था। जो दर्शक उस रेफरेंस को लेना चाहते हैं, उन्हें मेरी पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा कि माया और लीला क्या होती। तो यहां पर बहुत क्लियर शब्दों में एक बात है कि अगर हम शनि, आप देखिए उस चीज को समझिए वापसी में, शनि हमारा एंड है, कालखंड का एंड है, यानी कि कालखंड के एंड से अब केतु क्या है, वहां से एफर्ट है, उसका 3य है, यानी कि शनि का 3य भाव है ये। सो यहां से अगर हम पास्ट की यात्रा समझने का प्रयास करेंगे या पास्ट को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या है, सुख आपके पास है, सुख का एफर्ट के साथ आप पास्ट की चीज करते हो, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो यहां पर बेटर वे क्या होता है, अनअटैच होना। और दूसरी चीज, इस कालखंड का अगला छोर कहां है, वो तो मेरे चंद्रमा के साथ ही पड़ा है।
यानी कि मेरा राहु चंद्रमा के साथ है। ये एक बहुत बड़ा शक्ति योग निर्मित कर रहा है। बहुत से लोग इसे ग्रहण भी कहेंगे, मगर ग्रहण तो दर्शकों तब होता है जब हम किसी चीज को ग्रहण करें, नेगेटिविटी को ग्रहण करें। जब हम उस ग्रहण की अवस्था को समझ जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण शब्द है इसको भी आज की वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। नॉर्मल में बोल दिया जाता है कि जब भी चंद्रमा राहु के साथ होंगे तो ये ग्रहण योग है। अब ये योग है या योग्य है, इसको आप समझिए दूसरे तरीके से, कि कोई भी एनर्जी, कोई भी प्लेनेट आपके ऊपर आके नहीं बैठ जाता, वो सिर्फ आपको एक एनवायरनमेंट देता है। उस एनवायरनमेंट को आप कितना लेते हो, कितना नहीं लेते हो, ये आपके फ्री विल का सब्जेक्ट है और ये आपकी रिसीविंग है। आप कितना रिसीव करते हो, आप उसको सीधे तरीके से समझिए। सूर्य हमारे सुबह डेली उदय होते हैं, दिन में वो पूरे अपने मतलब हाईएस्ट पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर शाम को वो ढलना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए, सूर्य को अगर हम नहीं लेना चाहते तो सूर्य जबरदस्ती तो आपके कमरे में नहीं आने वाले। उनका जो पाथ है, जो उनका रास्ता है, वो तो उनका रास्ता वो ही रहेगा। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा कि उसके ऊर्जा क्षेत्र में जाने के लिए। आप देखिए, एनर्जी का एनवायरनमेंट है ये। सूर्य का एक एनवायरनमेंट है जो वो पूरी दुनिया में अपना फैला देता है, जिसमें हीट भी है, लाइट भी है। उस हीट और लाइट को लेने के लिए हमें एफर्ट करके अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको घर से बाहर निकल के सूर्य की धूप लेनी पड़ेगी, तब वो सूर्य के थ्रू विटामिन डी आपको मिलेगा। तो यहां पर रिसीव करने वाला कौन है? रिसीव करने वाला आपका मन है। आत्मा रिसीव नहीं करती, मन ही रिसीव करता है, और ये रिसीव करना ही ग्रहण है। हर ग्रह ग्रहण करने योग्य या ग्रहण करने लायक शक्तियां अपने में निहित करके रखता है। वो तो उसमें होती हैं, यानी उसकी बिल्ट इन कैपेसिटी है। अब हर प्लेनेट का एक अपना एनर्जी क्षेत्र है, अपना एनर्जी का एक दायरा है। उस दायरा में जब आप जाओगे तो वो प्रभाव तो आपको मिलेगा, मगर उस प्रभाव को आप रिसीव करते हो या नहीं करते हो। जैसे सर्दियों में सबको धूप अच्छी लगती है, हम घर के बाहर निकल के धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो वहां पर सूर्य की लाइट को रिसीव करने के लिए हमारा मन पॉजिटिव यस देता है, तब वो लाइट हमें मिलती है। और जब गर्मियों में हमारा मन कहता है कि वहां से गर्मी मिलेगी, तब आप देखिए ड्राइवर एनर्जी कौन सी हुई? ड्राइवर एनर्जी है आपका मन। मन ही आपको लेकर जाता है। जब मन लेकर जाता है तो मन कहां पड़ा है? मन के उस एनर्जी के दायरे के साथ, उस एनर्जी के क्षेत्र के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये अब आपको बनाना है, आपको समझना है। अब क्योंकि मेरा राहु चंद्रमा के साथ है, सो इसको अगर मैं फ्यूचरिस्टिक एंगल से देखूंगा तो वो शक्ति योग मेरे को मिला ही हुआ है। मगर यहां पर दर्शकों एक बहुत बढ़िया सी बात है, मेरे चार्ट की आप रीड भी कर सकते हो, कि मेरा मन सूर्य के द्वादश में है। अगर मैं सूर्य की यात्रा करता हूं, सूर्य की डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाता हूं, उन शास्त्रों के रास्ते पे चलता हूं, तो वो तो फिर मेरा गेन का हाउस है। मगर उस गेन के साथ आप देखिए मेरे मन को, मन कहां चला गया? अगर मैं सूर्य से अपने मन को देखूंगा तो वो चला गया उसके 12th में, यानी मेरे को उससे कम करना होगा, मन के डाउन करना होगा। डेबिलिटेशन की बात नहीं है, ये मन के पार जाने की अवस्था है। यानी द्वादश कुछ भी क्या है, वो उसका रिलीज पॉइंट है। मृत्यु शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता,
उसका रिलीज पॉइंट है, क्योंकि वहां पर वो एनर्जी रिलीज होती है। आप कह सकते हो मेरे चार्ट में सूर्य की एनर्जी, शास्त्रों की एनर्जी मेरे मन के थ्रू लिबरेट होगी, उसकी चैरिटी होगी। और यही कुछ आप देखते हो मेरी बातों से आपको मिलता भी है, क्योंकि यहां वैदिक नॉलेज किसकी है? सूर्य की है, और वो मन के थ्रू रिलीज हो रही है। क्योंकि मैं जो भी करता हूं, जो भी आपको बताता हूं, पढ़ाता हूं, पूरे मन से करता हूं। तो दर्शकों, अब आपके पास एक तरीका आपको मिल गया कि आपको अपने एनर्जी को कहां देखना है। बाकी हर प्लेनेट का आपके चंद्रमा के साथ एक रिलेशन है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ड्राइविंग फोर्स है। अब आइए अपने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके ऊपर हम थे। ये है दर्शकों ट्रांजिट। ट्रांजिट में प्लेनेट कहां कहां पड़े हैं, नक्षत्र भी हैं यहाँ। नक्षत्रों की बात अगर टाइम मिलेगा तो एंड में करेंगे, मगर अभी आपको यह देखना है कि आपके चार्ट में आपका ट्रांजिट किस तरह का योग या किस तरह का रिलेशन दे रहा है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा यहां पर, क्योंकि मेरे चार्ट में ये लियो में है, जब ये लियो में है चंद्रमा, अब यहां पर चंद्रमा कहां है? चंद्रमा वर्गो में पड़ा है, यानी चंद्रमा गेन में है। आज मेरे चार्ट से ट्रांजिट यानी गेन में है। एक एक प्लेनेट को मैं अब आपको समझाता हूं कि अपने चार्ट से आपको उसे कैसे देखना है। राइट, अब हम इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत मैंने आपको बताया था कि ये दो एनर्जी एक्सेस, सबसे पहले तो आप इन्हीं पर फोकस करिए, क्योंकि बहुत सी चीजें तो आपको वहीं से मिल जाएंगी। अब आप देखिए गोचर में सूर्य कहां है? गोचर में सूर्य है स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। अब वृश्चिक में मेरे चार्ट में ये कहां पड़ा है? ये वर्गो यानी कन्या में पड़ा है। तो मेरे को सूर्य का, अगर मेरे को सूर्य का काम करना है आज की डेट में, तो रिलेशनशिप थर्ड का हुआ, वहां से तीसरे भाव का हुआ। यानी कि सूर्य की एनर्जी को लेने के लिए, शास्त्रों के ज्ञान को लेने के लिए मेरे को आज एफर्ट करनी पड़ेगी। और प्लेनेट देखिए, शनि महाराज कहां पड़े हैं? शनि महाराज पड़े हैं गोचर में कैप्रिकॉन यानी मकर में। और मेरे चार्ट में कहां पड़े हैं? अब देखिए शनि महाराज पड़े हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु में। अब सेजिटेरियस में मेरे शनि हैं और ये है कैप्रिकॉन, ये तो गेन हो गया। तो आज मैं अगर वो धर्म कर्म की का मतलब करूंगा कोशिश, तो वो मेरे के लिए गेन का पार्ट हो गया। ये रिलेशनशिप्स हैं जो आपको ट्रांजिट के साथ समझनी है, बनानी है। क्योंकि पहले आप रिलेशनशिप समझिए कि आज की डेट में आपका प्लेनेट कहां पड़ा था और गोचर में वो कहां पर गोचर कर रहा है, कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। बस आपको सिर्फ इस चीज को पढ़ना है। अब राहु केतु को समझ लीजिए। राहु केतु कहां पड़े हैं? राहु केतु आप देखिए अब टॉरस में है। राहु टॉरस में, मेरे चार्ट में ये लियो में है। तो लियो से ये कौन सा भाव हो गया? अगर लियो से हम देखेंगे तो मेरे चार्ट में लियो ये पड़ा है, तो ये कौन सा हुआ? यहां से 7, 8, 9 और 10। तो अगर मेरे को आज राहु का ये एनर्जी लेनी है या उसके एनर्जी क्षेत्र में जाना है, तो मेरे को कर्म करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, मेरे को कर्म करना पड़ेगा, और ये शनि के माध्यम से हमेशा ही संभव है। सो इसलिए कर्म करना आज की डेट में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको आसान लगेगा समझना कि कैसे है। ये था। अब हम अगर केतु को देखेंगे, मेरे चार्ट में केतु पड़ा है पंचम में, पंचम भाव में, मगर राशि कौन सी है? राशि है एक्वेरियस। और गोचर में कहां पड़ा है? गोचर में केतु पड़ा है वृश्चिक में यानी स्कॉर्पियो में। अब
स्कॉर्पियो में पड़ा है, तो वो रिलेशनशिप कितनी बनेगी वो अब आप आसानी से समझ सकते हो कि एक्वेरियस को आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज जब करोगे तो ये अष्टम, अष्टम कहां जाएगा, अष्टम यहां पर जाएगा। तो ये कौन सा हाउस हुआ, ये दोबारा से फिर वही कर्म स्थान बना। तो इस तरह आपको पहले रिलेशनशिप्स बनानी सीखनी पड़ेंगी ताकि आप उस एनर्जी के एनवायरनमेंट को समझ सको कि आपका इस समय का एनर्जी एनवायरनमेंट कहां पड़ा है। सूर्य का एनर्जी एनवायरनमेंट कहां पड़ा, शुक्र का कहां है, शनि का कहां है, जुपिटर का कहां है। आप उस एनर्जी एनवायरनमेंट को समझिए। जब आप एनर्जी एनवायरनमेंट को समझ जाओगे तब अब आपके ऊपर आ गया कि आपका मन रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार। अब आप चंद्रमा के साथ उसके रिलेशनशिप को समझिए। जब चंद्रमा के साथ आप उसके रिलेशनशिप को समझोगे तो आपको एक नए तरह से चीज समझ आएगी कि एनर्जी का एनवायरनमेंट हमसे इतनी दूर पड़ा है या हमारे साथ पड़ा है। हमारे साथ पड़ा है तो उसे रिसीव करना आसान है। अगर जितना दूर पड़ा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी एफर्ट उतनी ज्यादा होने वाली है, और जितनी एफर्ट आपकी ज्यादा होने वाली है आप समझ लीजिए उसमें उतनी डिफिकल्टी बढ़ेगी। अब ये तो थी आपके एनर्जी को समझने का। अब आप देखिए, ये सॉफ्टवेयर बनाइए अपने दिमाग के अंदर कि आपको देखना कैसे है चीज को, और इसको अगर हम गोचर को अपने दशा पीरियड के साथ अब देखना चाहते हो तो आपको ये चीजें वहां से भी समझ आ जाएंगी। वो कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसको देखने के लिए आपको दर्शकों दोबारा से कहां जाना है, तो ये हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद मैं आपको, हाँ, ये हम दोबारा से अपने चार्ट में आ गए। अब आप चार्ट में देखिए, अगर हम दशा पीरियड को देखेंगे अपने, तो दशा पीरियड में इस समय मेरी राहु की महादशा चल रही है। बिल्कुल, हम बिल्कुल आखिर में आ गए राहु के। ये राहु का आखिरी जिसको अंतर है हम उसमें एंटर कर चुके हैं। अब राहु का अंतर, अंतर में आप देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रांजिट को समझना है तो प्रत्यंतर तक जाइए। ठीक है, जब आप एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो जाएं कि आप सूक्ष्म दशाएं देख सको तब आप सूक्ष्म दशाएं अप्लाई करो। मगर जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो मतलब बात क्या है कि आपको सिर्फ अंतर तक ही रही। अब राहु में अंतर है मार्स का। अब हम दोबारा से वापसी करते हैं अपने गोचर पर। गोचर में आपको देखेंगे कि राहु मार्स का क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो वहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आज चार्ट में राहु मार्स क्या प्रभाव देने वाले हैं। आज देखिए राहु कहां है, राहु है पंचम भाव में इस समय, और राहु के साथ मार्स, मार्स है इस समय 10th हाउस में, प्लस राशि कौन सी है यहां पर, लिब्रा की। अब आपको रिलेशनशिप समझ आनी चाहिए कि राहु मार्स, हम राहु मार्स में बैठे हैं। अब राहु कहां पर है, राहु इस भाव में है, इस राशि में है। मार्स कहां है, इस भाव में है, इस राशि में है। तो अब आपको अगर उसके एनर्जी एनवायरनमेंट में जाना है, क्योंकि एनर्जी एनवायरनमेंट में अगर नहीं, वो तो एनवायरनमेंट अब आ गया, आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। राहु मार्स, राहु मार्स, इनका आपसी संबंध देखिए कितना है। ये छठे का है, यहां से ये छठे भाव में है, तो छठा भाव तो अच्छा नहीं है। तो अगर आज राहु की बात की जाएगी, राहु का कोई भी कंफ्यूजन, इल्यूजन, इस तरह के सब्जेक्ट का कोई मैटर होगा तो वहां पर गुस्से का बढ़ना पॉसिबिलिटी है। और अगर दूसरी तरफ से दूसरी तरह से रिलेशनशिप को देख लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप
अब दूसरी तरफ से आप देखोगे कि वो कितना हो जाएगा। अगर मार्स से हम देखेंगे, मार्स से राहु का ये अष्टम हो जाएगा। सो दोनों अवस्थाओं में ये अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला, पर्टिकुलरली कहां पर, राहु और मार्स। सो आज के दिन के लिए क्या करना है, हमें कॉशन रखना है, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा मतलब यानी कि प्रोपोजिशंस नहीं बनानी, शांत रहना, क्योंकि यहां पर हर एनर्जी एक्सिस का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रेमेडी है, और वो कौन सी है, बैलेंस बनाना। जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस बनाना किसके हाथ में होता है, वो मन के हाथ में होता है, क्योंकि मन आपकी ड्राइवर एनर्जी है। अब आप देखिए इसी चीज को, जो बात मैंने अब बोली, जब आप चार्ट में देखोगे तब आपको वो चीज आसानी से समझ आए। चंद्रमा से जब हम मार्स को देखेंगे तो गेन का हो गया, तो यानी यहां पर आप प्राणवायु के थ्रू चलो, ये रेमेडी है दर्शकों। प्राणवायु के थ्रू आप प्राणायाम करो, आप बजरंग बली की उपासना करो, आप बजरंग बली की जगह पे विजिट कर लो, बजरंग बली का ध्यान कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, या तप कर लो। ये आपके लिए, इससे क्या होगा, गेन का रास्ता खुल जाएगा और मंगल आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। और मंगल अगर आप देखोगे चार्ट में कहां पड़ा है, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसका प्रभाव कैसे होने वाला है। सो अगर इस तरह की प्रोपोजिशन बनती है तो आप सुबह बजरंग बली के पाठ से, जो लोग प्राणायाम और तपस्या यानी तप कर सकते हैं वो उसका रास्ता पकड़ लें, और जो लोग मंदिर जा सकते हैं वो मंदिर चले जाएं, मंदिर जाकर आराधना कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ लें। अब ये जो रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज वहीं से निकल आती कि वहां का प्रभाव कैसे बनेगा। और इसी चीज को अब आप देखोगे कि चंद्रमा का राहु के साथ क्या रिलेशन है। अब चंद्रमा का राहु के साथ रिलेशन यहां से क्या है, चंद्रमा सेजिटेरियस में है और राहु यहां से नवम में, यानी कि यहां से 9th का रिलेशनशिप है। सो राहु तो यहां पर, अब आप देखिए अब रास्ता सीधा हो गया ना आपके लिए। ये है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लेनेट कहां पड़ा है, उसके प्रभाव को कैसे देखना है। तो इसमें इजी वे क्या है दर्शकों आपके लिए, आप उस एनर्जी एक्सिस को, सबसे पहले आपके पास एक एनर्जी एक्सिस है जो राहु केतु का है, दूसरा टाइम जोन का आपके पास जो एक्सिस है कालखंड, वो है सूर्य और दूसरी तरफ शनि, क्योंकि हमें जीना तो इसी क्षेत्र में है। राहु केतु इस खंड से बाहर का है पार्ट। अब यही चीज हमें गोचर में मिलती है। अब गोचर में हमें समझ में आता है कि हमारे प्लैनेट्स का एनर्जी एक्सिस कब हम पे अप्लाई करेगा। आप उस एनर्जी एक्सिस को जब समझ जाओगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या प्रभाव हो रहा है। क्योंकि गोचर तो आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्लैनेट्स आपको बदलते हुए भी ही मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप चीज को समझिए। अब ये बदलते हुए कैसे मिलेंगे और उसको हम चार्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जुपिटर 12 साल में एक अपना साइकिल पूरा कर लेता है। जब 12 साल में एक साइकिल पूरा कर लेता है तो मेरे चार्ट में अगर आपको देखना होगा कि मेरा बर्थ 1960 का है, तो 60 साल 61 पूरे हो गए, तो ये 62nd ईयर मेरा चल रहा है। तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हो कि मेरे जुपिटर के 5 साइकिल तो कंप्लीट हो गए। अब दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बोलने वाला हूं। तो मेरे 5 साइकिल पूरे हो गए लाइफ में। 5 साइकिल अगर एक प्लेनेट के पूरे हो गए तो मैं जुपिटर के 6ठे साइकिल में एंटर कर गया। अगर हम साइकिल को समझने का प्रयास करेंगे कि साइकिल का मतलब क्या है, मेरा जुपिटर यहां से शुरू होगा, 12 साल पूरा करता हुआ 12वें 13वें साल में, मतलब 12 साल का साइकिल पूरा कर 13वें साल में यही मिलेगा।
और आप देखोगे कि गोचर ये वहीं पहुंचेगा अगर आप बहुत क्लियरली चीज को आप समझना, मतलब आपको आ जाएगा तो। अब आप देखिए, मेरे 5 साइकिल पूरे हो गए, तो 5 साइकिल में मेरा जुपिटर कहां आएगा? सेजिटेरियस में ही होगा। मगर अब मेरा 62वां है, तो 61वें साल में जुपिटर कहां जाएगा? वो चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में। और 62वें साल में कहां जाएगा? आप देखोगे कि वो उसको कहां जाना है, उसे एक्वेरियस में ही जाना है। और आप समझ लीजिए अब कहां पर है जुपिटर महाराज? जुपिटर महाराज एक्वेरियस में तो है। सो मुश्किल नहीं है ये कैलकुलेशन, ये गणनाएं करना। अब ये किसी और वीडियो में मैं आपको मतलब वो चीज लूंगा कि जिसमें मैं आपको ये कितने साइकिल होते हैं, हर साइकिल का क्या महत्व है, साइकिल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मतलब चार्ट में। अब इसी तरीके से आप हर प्लेनेट का निकाल लीजिए, हर प्लेनेट का देखिए, किसी का साइकिल 6 साल का है, किसी का 7 साल का है, किसी का सबसे बड़ा साइकिल शनि देवता का है, राहु का 18 साल का है। अब राहु का 18 साल का है तो आप समझ सकते हो रफली 1.5 साल का है साइकिल। 18 साल में मतलब आपको 18 साल के बाद राहु मतलब यानी के सेम मतलब जगह पर आपको मिलने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन गोचर में वहीं आ जाएगा। और जो लोग कैलकुलेशन में इतने तेज होते हैं, मतलब अपने मेंटल मैथ, तभी कहा जाता है ना कि एस्ट्रोलॉजर का दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए, वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकता। तो फिर आपको इस चार्ट को इस चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं, वो आप कैलकुलेशन से ही आप समझ जाओगे कि भाई जुपिटर अब यहां कहां पड़ा है। अब आप देखिए, जुपिटर मेरा इस समय मेरे नेटल चार्ट के जुपिटर से 3rd में है। सो जुपिटर का कोई भी काम मेरे को करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करनी पड़ेगी। इट इज सो सिंपल। और अगर एफर्ट करूंगा तो वो जुपिटर का काम हो जाएगा। और उसको अप्लाई कैसे करना है? तो वो आपके चार्ट में, यानी जो मेरे चार्ट में जुपिटर जहां पड़ा है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो ये था दर्शकों, हालांकि कॉन्सेप्ट आपको ये नया लगेगा कि ये डिफरेंट तरीके से ऋषियों ने जब एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र की रचना की थी तो उन्होंने तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स बनाए, इसी तरीके से चीजें बैठाने की। अब ये क्या होता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। अब ये जितने हमारे पुराने ऋषि थे उनको आज नमन भी कर सकते हैं हम, कि उन्होंने आप देखिए कहीं की चीज कहां से कैसे जोड़ के एक हमारे लिए एक बढ़िया सा काल पुरुष का चार्ट हमें बनाकर दे दिया, जो फुल प्रूफ चार्ट है, जिसमें कोई विसंगति नहीं। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी उसको डिकोड कर सकते हो। सो ये हमेशा ये मजाक की बात नहीं है कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ये इसी तरह से साइंस भी इसी तरीके से चलती है। आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स कहां कहां पड़ी हैं और उन पिक्चर्स को इस्तेमाल करके आप एक बड़ी लार्जर पिक्चर बना रहे हैं। अब ये जो एनर्जीज का खेल दर्शकों मैंने समझाया, ये बेसिकली आपके कॉन्शियसनेस के साथ है। कॉन्शियसनेस कि आपकी फला कॉन्शियसनेस कहां पड़ी है, और जो भी कॉन्शियसनेस जहां पड़ी है, जिस भाव में पड़ी है, जिस राशि में पड़ी है, आपको वो रिलेशन बनाना समझ आना चाहिए कि फला भाव में है और फला राशि में है। तो जब आप इस तरह रिलेशनशिप बनाना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको चार्ट्स को डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा। सो दर्शकों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि ऊर्जा क्षेत्र को कैसे समझना है, प्लेनेट की रिसेप्शन को कैसे समझना है, गोचर को कैसे अप्लाई करना है, और उसके सरल से तरीके मैंने आपको बताए। आशा करता हूं कि ये वीडियो पिछली वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी, आपको ज्योतिष शास्त्र को डिकोड करने में, अपने चार्ट्स को समझने में आपको और सहायता हो जाएगी। और दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं वो निवेदन इस वीडियो में भी करूंगा
कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा चैनल नहीं है, ये तो नॉलेज का चैनल है, और नॉलेज किसी एक इंसान की तो हो ही नहीं सकती, नॉलेज तो परमात्मा की ही होती है। सो ये परमात्मा की नॉलेज का या उस वैदिक नॉलेज का चैनल है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात होती है, और यहां पर ना किसी को डराने का खेल, हमेशा पॉजिटिविटी की बात की जाती है। सो दर्शकों, कहीं ना कहीं आप भी कह सकते हो कि ये आपका चैनल है, और ये अगर ये आपका चैनल है तो इस चैनल को बढ़ाने की, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी भी दर्शकों आपकी ही है। मैं तो सिर्फ जो परमात्मा के ज्ञान के मोती हैं आप तक ला सकता हूं। जितना इसमें आपका योगदान होता जाएगा, ये चैनल उतना बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा घरों तक ये ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पहुंचती जाएगी, और जैसे जैसे ये नॉलेज पहुंचेगी वो प्रकाश उनके अंधकार को, उनकी नेगेटिविटी को अपने आप ही समाप्त करता जाएगा। और जो दर्शक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यानी अपने हॉरोस्कोप को रीड करवाना चाहते हैं, साथ ही में अगर कुछ दर्शक इंटरेस्टेड हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। उन सभी दर्शकों के लिए जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझसे करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मेरे बेटे से संपर्क स्थापित करोगे पहले, और बेटे के थ्रू ही आप मेरे पास पहुंच सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आशा करते हैं कि ये जर्नी इसी तरह नॉलेज के नए आयामों तक आपको पहुंचाने में सहायक होगी। धन्यवाद दर्शकों।